बड़ा भयंकर तूफान आने वाला है। हाँ महारानी, इस तूफान को तो आना ही था। आना ही था? क्या मतलब? महारानी नासा, आपको याद है जब आर्यमान पैदा हुआ था तो पहली बार थार में वर्षा हुई थी। हाँ, लेकिन इस तूफान का क्या अर्थ है? इस तूफान का अर्थ है आर्यमान की मृत्यु। क्या? हाँ महारानी, लगता है नारक ने आर्यमान को मार दिया है, इसलिए यह तूफान उमड़ रहा है। आर्यमान भौतिक और दिव्य शक्तियों के योग से पैदा हुआ है। उसका मृत्यु योग चल रहा है। उसकी वजह से नारक उसे मार सका होगा। अगर नारक उसे नहीं मार पाता तो आर्यमान नारक का अंत कर देता। अगर नारक मर जाता तो अपना क्या होता? तो हम दूसरा नारक पैदा कर देते महारानी नासा। लेकिन हर हाल में आर्यमान को मरना ही होता। राजपुरोहित शुक्रांत का महासामंत नारक के अंतरिक्ष यान में स्वागत है। धन्यवाद महासामंत नारक, आपके आगमन से हमें प्रसन्नता हुई, परंतु आश्चर्य भी है कि आपने यह मुलाकात हमारे अंतरिक्ष यान में ही क्यों रखी। महासामंत नारक, ओमियान की नजरें कुछ ज्यादा ही तेज हैं। ब्रह्मांड का कोई भी कोना उनकी नजर से छुपा हुआ नहीं है। बातचीत तो हम दूर संचार के माध्यम से भी कर सकते थे, लेकिन वो लोग हमारा संकेत पकड़कर सुन सकते थे। इसलिए सावधानी के तौर पर मैंने मुलाकात के लिए आपके इस अंतरिक्ष यान को चुना। यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे? उसका भी कारण है महासामंत नारक। जब से हमने थार में दास प्रथा शुरू की है, वहां पर असंतोष की लहर दौड़ गई है। कहीं कहीं तो बगावत का धुआं उठने लगा है। यदि यह बात ओमियान तक पहुंच गई तो वो हम पर कार्रवाई कर सकता है, या फिर वो अपनी शांति सेना थारस की खानों पर तैनात कर सकता है। सोचिए महासामंत नारक, यदि ऐसा हुआ तो हमारे साथ क्या होगा? ओमियान की चिंता आप ना करें राजपुरोहित शुक्रांत। ओमियान तो साधु संतों का संगठन है। हमारे गुप्तचर वहां की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। अगर वहां कोई भी ऐसी वैसी बात होगी तो हमें फौरन पता चल जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें राजपुरोहित शुक्रांत। धन्यवाद महासामंत नारक। यह बात हमें बहुत परेशान कर रही थी। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए राजपुरोहित शुक्रांत। आपके लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी महासामंत नारक? मैंने आपके शत्रु आर्यमान को एक ऐसी मौत दे दी है जिसे वो ना पूरी तरह जी सकेगा और ना ही पूरी तरह उससे मुक्ति पा सकेगा। क्या बात करते हैं महासामंत नारक? इतनी बड़ी खुशखबरी आपने अब तक मुझसे छुपा कर रखी। यह तो आपने बहुत बड़ा अन्याय किया मुझ पर।
खैर महासामंत नारक, आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद तो कहना ही पड़ेगा। इसलिए धन्यवाद महासामंत नारक। आपके धन्यवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आर्यमान को पकड़वाने में जो भूमिका निभाई है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपको समुचित पुरस्कार दिया जाएगा। एक बार फिर से धन्यवाद महासामंत नारक। वैसे यदि आप आर्यमान को एक ही बार में पूरी तरह समाप्त कर देते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यूं उसे तिल तिल मारने से क्या फायदा? शुक्रांत, उसकी मृत्यु जितनी धीमी होगी उतना ही मेरा आनंद बढ़ेगा। अब वो अपनी आंखों से अपना सर्वनाश और मेरे ब्रह्मांड विजय के स्वप्न को पूरा होते हुए देखेगा। महासामंत नारक, हम दोनों का स्वप्न एक ही है। आप पूरे ब्रह्मांड पर शासन करना चाहते हैं और मैं केवल थार पर। इसलिए यह तय है कि आर्यमान की मृत्यु ही हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। परंतु नासा और दुर्दांत के जीवित होते हुए आप थार पर कैसे शासन कर सकते हैं, राजपुरोहित शुक्रांत? महारानी नासा तो मूर्ख है और दुर्दान आधा पशु। उन्हें अपने वश में करना या उन्हें अपने मार्ग से हटाना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है महासामंत नारक। परंतु आप एक बात भूल रहे हैं, महाराज जारांत और महारानी रासा दोनों जीवित हैं। थार की जनता की सहानुभूति उनके साथ है और जनता कभी भी विद्रोह कर सकती है और तब आपका सपना एक सपने की तरह रह जाएगा, राजपुरोहित शुक्रांत। महाराज जारांत और महारानी रासा के साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है महासामंत नारक। फारस की खानों पर उन पर कोई बड़ी चट्टान गिर सकती है। वो मलबे के नीचे दबकर मर सकते हैं। वो आप मुझ पर छोड़ दें, आप उसकी चिंता बिल्कुल न करें। आप सिर्फ इस बात की चिंता करें कि अगर आर्यमान आपके कैद से आजाद होकर निकल गया तो हमारा क्या होगा? आर्यमान तो ऐसी जगह कैद है जहां सिर्फ दो ही चीजें पहुंच सकती हैं, महासामंत नारक या मौत। आर्यमान तो इस काबिल भी नहीं है कि जरा सा हिलडुल सके और उसका उस कैद से निकल करके भाग जाना यह तो असंभव है। नहीं महासामंत नारक, आर्यमान जैसे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसका जरा सा भी जीवित रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए कहता हूं, उसके अंदर जितनी भी जान बची है उसे बाहर निकाल दीजिए। यही बेहतर होगा हमारे लिए।
आर्यमान का पता चलेगा। तुम कौन हो ये पूछने वाले? स्त्रियों के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, इसलिए पूछ रहा हूँ आप क्यों रो रही हैं? मेरे भाग्य में रोना लिखा है, इसलिए रो रही हूँ। मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ जिससे आपका दुख दूर हो जाए? लगता है नारक कोई नई चाल चल रहा है। पहले माफी मांगने का नाटक किया, अब ये यंत्र मानव भेजा है। ठीक है। आप क्या सोचने लगी? जो आप सोच रही हैं, वो मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? मैं थार नरेश जारांत का यंत्र मानव हूँ। क्या? थार नरेश जारांत? यानी मेरी सहेली महारानी रासा के पति? हाँ, आप उन्हें जानती हैं? हाँ, अच्छी तरह से। महारानी रासा मेरे बचपन की सहेली है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं महारानी रासा के पुत्र आर्यमान को ढूंढ रहा हूँ। मुझे पता चला है कि उसे पकड़कर यहाँ लाया गया है और कांच में पत्थर बना दिया गया है। कांच में पत्थर बना दिया गया? हाँ, वैसे मैं कांच को तो तोड़ सकता हूँ, लेकिन उससे आर्यमान की जान को खतरा हो सकता है। तुम वो कांच नहीं तोड़ पाओगे। नारक ने अपनी यांत्रिक शक्ति से उसे कांच में जकड़ दिया होगा, जिससे ना तो वो हिल पाएगा ना डुल पाएगा, सिर्फ देख पाएगा। आर्यमान को छुड़ाने में आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? रासा के पुत्र के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। कारावास में जो हूँ। आप थोड़ा पीछे हटिए। चलो आओ टोबो। नहीं महासामंत नारक, आर्यमान जैसे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसका जरा सा भी जीवित रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए कहता हूं, उसके अंदर जितनी भी जान बची है उसे बाहर निकाल दीजिए। यही बेहतर होगा हमारा। इससे क्या होगा? 45, 46, 47, 48, 49। हाँ, मैं तो क्या मैं पानी पी रहा हूँ। राहुल, क्या कर रहे हो तुम? पानी पी रहा हूँ। बारिश के दिनों में पानी पी रहे हो, हाँ? और वो भी डायरेक्ट नल से? तुम जानते नहीं हो कि बरसात के दिनों में पानी पीने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। उससे क्या होगा? देखो राहुल, बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी ही पानी होता है। हर तरफ वातावरण में नमी मौजूद होती है और यह समय कीटाणुओं के लिए बहुत सटीक होता है। इसीलिए इस मौसम में कीटाणु बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होते हैं। उससे क्या होगा? उससे बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि हैजा, टाइफॉइड। उससे क्या होगा? उससे तुम भी बीमार पड़ सकते हो। देखो राहुल, अगर तुम इस तरह का गंदा पानी पियोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़ जाओगे तो स्कूल नहीं जा पाओगे। इससे क्या होगा? इससे तुम पढ़ाई में पीछे रह जाओगे और तुम्हारे सारे जो दोस्त हैं ना वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए हमेशा
साफ और सुथरा पानी पिया करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम हमेशा एक्टिव रहोगे, चाहे वो खेल कूद हो चाहे वो पढ़ाई हो। अब तुम बताओ कि इससे क्या होगा? मैं जो फर्स्ट होगा स्कूल में ही ना होगा। अरे वाह, क्या बात है। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इस तरह से क्या होगा। नहीं महासामंत नारक, आर्यमान जैसे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसका जरा सा भी जीवित रहना हमारे लिए खातिर से खाली नहीं है। इसलिए कहता हूं उसके अंदर जितनी भी जान बची है उसे बाहर निकाल दीजिए, यही बेहतर होगा हमारा। जल्दी आओ टोबो, चलो चलो। अरे हम बच गए, अब आगे कैसे जाएंगे? तुम फिक्र मत करो टोबो, मैं सवितान की शिष्या हूँ। मैं अपनी शिक्षा का प्रयोग करती हूँ। बहुत अच्छे। मैं तैयार हूं टोबो, चलो। महासामंत नारक की जय हो। 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 तो वो जल्दी चल, जान बच गई। अरे बाप रे, आप तो बदल गई। आर्यमान, माया, आर्यमान, आर्यमान, इसमें बंद है। ठहरो, आगे मत जाना, इसमें विद्युत तरंगे हैं। विद्युत तरंगे? हाँ, तुम नहीं देख सकती, मैं साफ देख सकता हूँ। फिर क्या करें? मैं कुछ करता हूँ। वाह टोबो वाह, चलो जल्दी।
इसकी तो सिर्फ आंखें खुली हैं। लगता है नारक ने किसी यांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया है। फिर आर्यमान इसमें से बाहर कैसे निकलेगा? मैं कुछ करती हूँ। टोबो, तुम? हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई। हाँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ टोबो। आर्यमान, तुम ठीक हो ना? आप कौन है? ये माया है। माया? मेरी माँ की सहेली? हाँ। आर्यमान, रसा का पुत्र, तुम इतने बड़े हो गए। आखिर मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मेरी माँ ने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया था, मगर आपने तो मेरी माँ के जीवन के लिए अपना सारा जीवन बलिदान पर चढ़ा दिया। एक अनंत मृग तृष्णा में ढकेल दिया अपने जीवन को, और आज आपने मेरे जीवन की भी रक्षा की। आर्यमान आपको प्रणाम करता है। सत्य का कवच हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये उपकार नहीं है आर्यमान, ये हमारे संविधान की परंपरा है। एक दूसरे की मदद करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये संविधान की बहनों का एक दूसरे से किया हुआ वादा है। महान होशिन से मैं संविधान आश्रम के बारे में सुन चुका हूं, परंतु आप तो संविधान आश्रम की कुशल शिष्या रह चुकी हैं। फिर नारक के सामने आपका यह भेद कैसे खुल गया कि आप रासा नहीं माया है? सूर्य की वजह से। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि संविधान की बहनों की शक्तियां सूर्य द्वारा संचालित होती हैं। जब नारक पहली बार मेरे कक्ष में आया, उस समय सूर्य अस्त हो रहा था। दिन अंत होने पर है, कहीं ऐसा ना हो कि नारक के आने से पहले ही सूरज अस्त हो जाए। जाबो की राजकुमारी, नारक के शयन कक्ष में स्वागत है। मेरा रूप बदल गया। उस दिन तो मैंने बात संभाल ली, लेकिन एक दिन जब नारक को यह पता चला कि रासा का पुत्र ही उसका संहारक होगा, तो वो मुझे मारने आया। गुरुमुख, इसे बंदी बनाकर तहखाने में बंद कर दो और दिन रात इसकी निगरानी करो। क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपकी पत्नी हूँ। रासा, तू मेरे हत्यारे की माँ है। यदि मुझे मालूम होता कि जाबो की राजकुमारी मेरे हत्यारे को जन्म देने वाली है, तो मैंने तुझे वही समाप्त कर दिया होता। आप रुक क्यों रहे हैं? आप मुझे अभी समाप्त कर दीजिए। आपकी मृत्यु का कारण
तो मेरी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। धोखा, विश्वासघात। मेरा रूप बदल गया। अब तो मैं जाबू, शोन और रास्ता, इन तीनों का सबसे पहले सर्वनाश करूंगा, और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। डाल दो उसे कटाने में। उसके बाद नारक ने जाबू पे हमला किया, लेकिन महाराजा जारंत ने उसे मात दी और गुस्से में वो मुझे मारने आ गया। अब तेरे पास कोई मायावी शक्ति नहीं है जो तुझे नारक की कैद से मुक्त करा दे। मैं तुम्हारे होने वाली संतान की मां हूं नारक। मेरे गर्भ में तुम्हारा अंश पल रहा है। तुम मेरे प्राण लेना चाहते हो तो अवश्य लो, परंतु ये स्मरण रहे कि मेरे साथ साथ तुम अपने अंश की भी हत्या कर दोगे। नारक को चुनौती मत दे माया। मैं चाहूं तो अभी तेरे प्राण ले सकता हूं। स्वामी नारक, रुक जाइए। इस औरत को मारने की इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। इस औरत के लिए, मात्र इस औरत के लिए आप अपने अंश को कुर्बान कर देंगे? नहीं स्वामी नारक, नहीं। यह स्मरण रखिए कि इसकी कोख में पलने वाला बच्चा आपका उत्तराधिकारी है। इसे मारना ही है तो बच्चे के जन्म लेने के बाद मार दीजिएगा। आपको अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा और इसे इसके विश्वासघात का दंड। और महासामंत नारक, हो सके तो इसकी देखभाल की उचित व्यवस्था कीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो कुर्बक? इसके देखभाल की उचित व्यवस्था? इसे तो जितना संभव हो उतना कष्ट देना चाहिए। इसकी देखभाल आपकी होने वाली संतान की सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है महासामंत नारक। तुम ठीक कहते हो कुर्बक। तेरी आयु 9 महीने और बढ़ गई विश्वासघातिनी। केवल 9 महीने। हाँ। तब तक मैं गर्भवती हो चुकी थी और जब मेरे प्रसव का समय आया तो मैंने सोचा, अगर मेरी संतान इन लोगों के बीच ओसिक में रही तो अवश्य राक्षस बन जाएगी। और मैंने ध्यान योग से मातुश्री से संपर्क किया। इससे क्या होगा? आप खाएंगे? जी हाँ राहुल मियाँ, संतरा जरूर खाएंगे। संतरा है भी बहुत अच्छी चीज। परंतु आप एक बात जानते हैं राहुल मियाँ कि कार्बनिक और अकार्बनिक कचरों को अलग अलग कचरे की पेटी में डालना चाहिए। ये क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक से मेरा मतलब है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कचरा। तरकारी, फल, अंडे के छिलके और बचा हुआ खाने जैसी गीली चीजें ऑर्गेनिक की श्रेणी में आती हैं और धातु, कांच और प्लास्टिक की चीजें इनऑर्गेनिक की श्रेणी में आती हैं। इन दोनों को अलग अलग कचरे की पेटी में डालना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे बहुत फायदा होगा।
जो ऑर्गेनिक कचरा होता है इसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग खेतों में डाल सकते हैं। तुम जानते हो ये ऑर्गेनिक कचरा जो होता है ना, ये खेतों के लिए बहुत ही अच्छी खाद साबित होता है। और इनऑर्गेनिक कचरे को हम दोबारा रिसाइकल करके कागज जैसी चीज बना सकते हैं। इससे क्या होगा? उससे हमारे जंगल में पेड़ों की बचत होगी। इससे क्या होगा? उससे हिल स्टेशन में जहां पर इस तरह के पेड़ होते हैं जहां से कागज बनाया जाता है, वो हिल स्टेशन सुरक्षित रहेंगे। इससे क्या होगा? उससे राहुल अपने पापा मम्मी के साथ में हिल स्टेशन जा सकेगा। अब तुम बताओ कि उससे क्या? मैं मेरे मम्मी पापा के साथ खूब एंजॉय करूंगा। वेरी गुड राहुल। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा।